साथियों नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आज से सीजीटेट 2026 जो कि कार्यरत शिक्षकों के लिए, सीजीटेट 2026 की तैयारी करने वाले फ्रेशर कैंडिडेट के लिए, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए ये उपयोगी है। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे जिसमें आज हम वृद्धि और विकास पर चर्चा करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। सीजीटेट शिक्षक भर्ती के पर्पस से ये वीडियो आप सबके लिए प्रोवाइड हो रही है। तो शुरू करेंगे वृद्धि और विकास से। वृद्धि और विकास, वृद्धि जिसको अभिवृद्धि के नाम से भी जाना जाता है और इसको इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। जब हमारे शरीर की कद, काठी, मोटाई, आकार आदि बढ़ना शुरू होता है तो उसे क्या कहा जाता है भाई? वृद्धि कहा जाता है। अर्थात जब किसी बच्चे में वृद्धि होता है तो हम उसको कैसे उसकी वृद्धि को पता कर पाते हैं? या तो हम देखते हैं तो उसकी हाइट बढ़ रही होती है, या उसकी मोटाई बढ़ रही होती है, या उसका आकार प्रकार में वृद्धि हमको देखने को मिल रही होती है। कहते हैं ना, जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो घर वाले, गांव के लोग बोलते हैं कि यह बने लंबा हो गए, छोटे ले ज़्यादा बढ़ गए, है ना। छोटे हा बड़े हा छोटे हो गए और छोटे के हाइट हा बड़े ले ज़्यादा हो गए। तो ये है वृद्धि, जिसको अभिवृद्धि, अर्थात ये इनकी हाइट बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, और जब हाइट बढ़ेगी या मोटाई बढ़ेगी मेरे दोस्तों तो वो हमको नज़र आ जाता है ना। हमारी आंखों से वो दिख जाता है कि इस बच्चे में हाइट बढ़ गई या इस बच्चे में मोटाई बढ़ गई। ठीक है, तो वही क्या कहलाएगा? आपका वृद्धि कहलाएगा। वृद्धि एक सीमित समय तक होती है, आप सभी जानते हैं। वृद्धि कुछ समय के बाद रुक जाती है। भाई मैंने कहा किसी की हाइट बढ़ रही है, किसी की मोटाई बढ़ रही है। अब मोटाई की ही मैं बात करूँ, का वह मोटाते रही का जीवन भर? नहीं, एक सीमा रही और उतके दिन तक वह मोटा ही, और अगर वह मोटाते रही समझ जाओ कुछ न कुछ बीमारी हो गई, रोग हो गई, है ना। तो जो मोटाई वाला जो ये है ना, वह एक निश्चित समय तक रहते। जो हाइट है ना, वो भी एक निश्चित समय तक रहते, है ना। अब वो समय सीमा जब समाप्त होते तो उनकी जो हाइट है बढ़ना भी रुक जाता है। ठीक है, देखिए इसमें वृद्धि का जो स्वरूप है बाह्य होता है। बाह्य इसलिए कहा गया, हम उसको बाहर से देख पाते हैं। मैंने कहा जैसे कहूँ लड़का के हाइट बढ़ा थे, ओला हम अपन आँखी ले देख डालबो कि एक बड़ ऊंचाई बढ़ा थेगा, ऐसे कहते हैं बड़ मोटा थे, है ना। क्यों? क्योंकि इसका स्वरूप बाह्य होता है। हम अपने आँखों से बाहर से ही इसको क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ठीक है, वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता। वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता, अर्थात कभी जरूरी नहीं है कि एक ऊंचाई से बढ़ी। कभी कभी वह हाइट कम रहते, मोटाई ले ज़्यादा ले लेते। तो कभी कभी क्या होता है, हाइट में लंगोड़वा हो जाते, लंबा एकदम टावर बराबर, लेकिन सफ़ा सुखड़ू। तो जरूरी नहीं है कि पहले हाइट बढ़ेगी फिर मोटाई बढ़े। क्या होता है, कभी कभी वो मोटाई पहले बढ़ जाती है, हाइट बाद में आता है। तो इसका कोई भी निश्चित क्रम नहीं होता है। ठीक है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक है। देखो, अब यह परिमाणात्मक क्यों कहा गया? केवल इसको परिमाण के द्वारा हम पहचान सकते। जैसे मैंने कहा उनकी ऊंचाई बढ़ी है, अब इसकी हम नाप कर सकते हैं। भाई एक टेप ले लेबो, टेप लेके बता देबो कि यह कै सेंटीमीटर है, कै फीट, कै इंच है ना। तो उसके परिमाण को हम बता सकते हैं। ऐसे ही हमन बात करबो मोटाई की। अब कतका मोटर उठावा है ओला हमन वजन किलोवाट में तोलबो तो नहीं बता देबो जी, बता देबो। तो हाइट हो, मोटाई हो, तो इस ये क्या होता है? परिमाणात्मक होता है। इसको हम माप करके बता सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। जो वृद्धि है वो दिशाहीन होता है। वही चीजें हैं जो मैंने कहा, जरूरी नहीं है इसका क्रम, इसके दिशा भी जरूरी नहीं है। एक ही दिशा में हो ही मतलब एक हाइट अच्छा बढ़ी, इतना जरूरी नहीं है। मोटाई भी बढ़ सकता है। वृद्धि होने पर विकास हो भी सकता है और नहीं भी। देखो, जब हाइट बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी,
तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें बुद्धि भी आए। याद रखना इस बात को। कभी कभी टावर जैसे लंबा बच्चा है, घलाक दिमाग में एकदम छोटे से बालक की तरह रहते, और कभू कभू ना नकल लड़का में घलाको भारी दिमाग रहते। तो वृद्धि और विकास का कोई संबंध नहीं है। याद रखना भाई, वृद्धि होगी तभी विकास होगा, या विकास होगा तभी वृद्धि होगी, ये बिल्कुल नहीं। क्लियर है? तो समझ में आ गया वृद्धि। अब हम बात करेंगे विकास, जिसको डेवलपमेंट कहा जाता है। विकास क्या होता है? गर्भ में शिशु के आने से लेकर, यानी कि गर्भस्थ शिशु से लेकर ही विकास शुरू हो जाता है। तो गर्भ में शिशु के आने से लेकर जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम ही विकास है। अर्थात विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और कब से ये शुरू हो जाता है? तो गर्भावस्था से, गर्भस्थ शिशु से ही इनका जो विकास है शुरू हो जाता है। कैसे शुरू होते भाई? एक माँ के गर्भ में कोई लड़का हवाए, पहले तो भ्रूण बनी, डिम्बक बनी, है ना, धीरे धीरे वह एक कहना चाहिए शिशु के रूप धारण कर लेते। तो गर्भ में भी होकर विकास होते कि नहीं होते? हुआ थे। तो इसलिए कहा गया है कि माँ के गर्भ से लेकर जीवन पर्यंत तक जो चलने वाली प्रक्रिया है उसी का नाम क्या है भाई? विकास है। देखो, आइजेनिक ने 1978 में विकास को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि मानव में होने वाले जो परिवर्तनों का क्रम है वही विकास है। बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, मानव में कई तरह से, लड़का में कई तरह से हमला चेंजेस दिखाई देते। क्यों? जब उसमें विकास होगा, जैसे उनमें दिमाग आएगा, बुद्धि बढ़ेगी, वो बहुत सारे तार्किक सवालों को हल कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। तो कई सारे सिचुएशन, बाल विकास के अंतर्गत उन समस्त परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है जो मानव में रचनात्मक परिवर्तन करते हुए परिपक्वता की ओर ले जाती है। मतलब वही है कि एक छोटे से लड़का में जब विकास होते, स्वयं से वो कपड़ा पहनना सीख जाते, स्वयं से कोई भी छोटे छोटे सवाल हल करे कोशिश करते। जैसे हाथ गंदा हो गई, छोटा का लड़का है ना 1-1.5 साल का, वो आप सीख जाते। हाथ गंदा हो गया, पता चल गई कि मैं हाँ पानी से हाथ धो सकता, अब वो पानी के उपयोग करना सीख जाता है। मतलब उनमें विकास हो रहा है। और एक चीज याद रखना, ये जो विकास है जीवन पर्यंत चलते रहता है। एक 8 साल के बालक से 80 साल के व्यक्ति भी कुछ न कुछ सीख सकता है। इसलिए विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, दूसरे शब्दों में हम कहें तो जो हमारा विकास है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक परिपक्वता की ओर ले जाती है। अर्थात हम पहले तो शारीरिक रूप से परिपक्व होते हैं, ठीक है। अब शारीरिक परिपक्वता में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे मानसिक भी कहें तो मानसिक में बौद्धिक से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे मानसिक परिपक्वता में आ जाती है। और ये मानसिक जो विकास है वो भी जीवन पर्यंत चलेगा। मैंने वही चीज कहा, एक व्यक्ति में यदि सीखने की ललक है, पढ़ने की ललक है, तो वो 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति भी ग्रेजुएट हो सकता है। आजकल वो हो रहा है, आप न्यूज़ में देखते होंगे, ठीक है। सुंदरलाल शर्मा हो गया, इग्नो हो गया, जितने भी डिस्टेंस एजुकेशन है, 80 साल के बुजुर्ग भी उसमें से ग्रेजुएट होकर निकल रहा है। तो ये होता है विकास, ठीक है। विकास की देखो, विकास की अगर हम अलग अलग बिंदुओं में परिभाषित करें तो विकास एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर जीवन पर्यंत तक। मैंने वही चीजें कहा और यही पॉइंट कई बार आपके क्वेश्चंस में बने हुए हैं, आपके एग्जाम में बने हुए हैं कि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसको अविराम प्रक्रिया का नाम भी दिया जाता है। विकास में क्रमिक परिवर्तन होता है, इसलिए विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला भी कहा जाता है। क्योंकि क्रम क्रम में भाई, आज मैं मान ले कोई चीज नहीं जाना था, लेकिन
कुछ दिन में कुछ महीना में वो चीज ला मैं सीख जहाँ मतलब हम मोर जो सीखे के क्रम है ओमा बदलाव हो गए, ओमा परिवर्तन हो गए। इसलिए विकास को क्रमिक परिवर्तनों की श्रृंखला का नाम भी दिया जाता है। देखो, विकास को हरलाक ने भी परिभाषित किया अपने तरीके से। इन्होंने क्या कहा कि जो विकास है केवल अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, बल्कि व्यवस्थित और समानुगत परिवर्तन है, जिसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। मतलब ये जो विकास है उसमें वृद्धि भी शामिल रहेंगे। याद रखना, वृद्धि में विकास शामिल नहीं होता, लेकिन विकास में वृद्धि भी, क्योंकि विकास के बारे में मैंने जब कहा तो मैंने ये कहा विकास शारीरिक भी होगा और मानसिक भी होगा। तो जहां विकास शारीरिक आ गया वहां पर वृद्धि की बात आ जाती है, जहां पर विकास मानसिक हो गया वहां पर डेवलपमेंट की बात आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। मुनरो ने विकास को लेकर क्या कहा, तो मुनरो ने कहा कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। तो भाई विकास जिसमें एक बच्चा जो है माँ के गर्भ से ही उनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, उनका विकास शुरू हो जाता है और ये प्रौढ़ की उम्र तक चलते रहता है, और यही विकास है, मुनरो का कथन है। विकास का एक निश्चित क्रम होता है। बिल्कुल सही है भाई, विकास एक निश्चित क्रम में होगा। पहले शैशवावस्था, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था। और एक चीज याद रखिया, सबसे पहली शैशवावस्था आई और सीधा वहा फिर प्रौढ़ावस्था थोड़ी आ जाही। भाई एक नानकन लड़का के बाद सीधा डोकरा थोड़ी हो जाबे, ओकर बाद तह बालक बनबे, बालक बने के बाद युवक बनबे, युवावस्था में प्रवेश करे के बाद फिर तहाँ प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करबे, है ना भाई। तो एक निश्चित क्रम में प्रवेश करता है विकास में। ठीक है, विकास जो है इनका स्वरूप आंतरिक भी होता है और बाह्य, मतलब दोनों स्वरूप होता है। जैसे हमने कहा मौखिक ज्ञान, बुद्धि, क्या वो बाहर से दिखेगा? कोई भी लड़का ला अगर हमें सामने में खड़ा करा दूं तो क्या होकर बुद्धि पता चल रही? नो, बुद्धि तो इंटरनल है भाई। जब आप उसका परीक्षण करोगे, टेस्ट लोगे, तब हमको उनकी बुद्धि का अंदाजा चलता है। ठीक है, लेकिन वृद्धि जब वो लड़का बढ़ रहा है हम उसको बाहर से ही देख पाते हैं। ठीक है, विकास की दिशा भी निश्चित होती है, अर्थात एक निश्चित दिशा में विकास होता है। मैंने वही चीजें अभी कहा। ठीक है, विकास हम सीधा मापन नहीं कर सकते। याद रखना, विकास को जब हमको मापना है हम सीधा मापन नहीं कर सकते, क्योंकि विकास को हमको मापना है, कुछ मापने की जरूरत, और मापनी इंटरनल, इसमें टूल्स की नहीं, आप उसकी कौशल, उनकी बौद्धिक क्षमता का जांच कर पाएंगे। तो या उसमें यदि सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो, तो इसको हम प्रत्यक्ष रूप में नहीं माप सकते। ठीक है, मानसिक विकास को प्रत्यक्ष रूप में मापना है, सामाजिक विकास को प्रत्यक्ष रूप में मापना है। तो जैसे हमने कहा नैतिक विकास को मापना है, तो भाई उनके उनके चारित्रिक विशेषता को हमको देखना पड़ेगा, जो बाहर से नजर नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बात करें। विकास परिमाणात्मक भी होगा और गुणात्मक, क्योंकि विकास में वृद्धि भी होगा, है ना। इसलिए इनमें गुण और परिवर्तन, मात्रात्मक और गुणात्मक, दोनों चीजें हमको विकास में देखने को मिलता है। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। देखिए, वृद्धि और विकास का कोई मेल नहीं था। जरूरी नहीं है कि वृद्धि हो तभी विकास होगा, लेकिन यहाँ पर विकास का भी वही चीजें हैं। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, अर्थात भले ही ओकर हाइट नहीं बढ़े लेकिन ओकर में दिमाग रखे। आप देखे हो या एक छोटे से हाइट के एक बालिका जो है IAS ऑफिसर बने थे। वो कैसे? भाई उनके शारीरिक विकास नहीं हुआ, उनकी हाइट नहीं बढ़ी, लेकिन उनमें मानसिक विकास हुआ था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अभी समझ गए होंगे वृद्धि और विकास, और वृद्धि और विकास को लेकर अब मैं कम से कम इसमें थोड़ा सा आपको अंतर के रूप में बताऊं तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। वृद्धि और विकास के बीच के जो अंतर होगा उसको, ठीक है। तो चलिए, वृद्धि और विकास मोटे तौर पर मैं इसको बताऊंगा क्योंकि हमने डेफिनेशन पर बात कर लिया है। वृद्धि क्या है? जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ता है उसे वृद्धि कहते हैं। भाई हाइट बढ़ी, मोटाई बढ़ी, वो वृद्धि है। जब मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक पक्ष में परिवर्तन आता है तो वह है विकास। वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, अर्थात अगर लंबाई बढ़ी, मोटाई बढ़ी तो हमन वाला जान डरबो। लेकिन विकास का स्वरूप बाह्य भी हो सकता है और आंतरिक भी हो सकता है। अगला है, वृद्धि कुछ समय तक होगी, उसके बाद रुक जाती है। भाई एक निश्चित समय तक वृद्धि होता है, जबकि विकास जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, कभू कभू मोटाई बढ़ जाते तो कभू कभू हाइट बढ़ जाते, जबकि विकास एक निश्चित क्रम में होगा, ठीक है। वृद्धि दिशाहीन है, अर्थात वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती, जबकि विकास एक निश्चित दिशा में होता है, ठीक है दोस्तों। वृद्धि का मापन संभव है, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं, जबकि प्रत्यक्ष मापन विकास का संभव नहीं है। वृद्धि को परिमाण के द्वारा बता सकते हैं, वजन को हो या हाइट को हो उसको हम बता सकते हैं, जबकि विकास को हम क्या कर सकते हैं, परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। अब इसको क्या कर सकते हैं, नहीं बता सकते, अब बताएंगे तो प्रत्यक्ष रूप से इसको नहीं बता सकते। वृद्धि होने पर विकास होगा ये जरूरी नहीं, और विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, ठीक है। तो ये मोटे तौर पर रहा वृद्धि और विकास के बीच के अंतर, जो हमने परिभाषा देखा है वही चीजें इसमें शामिल था। अब हम बात करेंगे विकास के स्वरूप की, विकास के रूप की। तो विकास की जो प्रक्रिया है 4 प्रकार से होता है। अब 4 प्रकार से कैसे कैसे विकास होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आकार में परिवर्तन, दूसरा हो गया अनुपात में परिवर्तन, तीसरा होगा पुरानी रूपरेखा में परिवर्तन, और चौथा हो जाएगा मेरे दोस्तों नए गुणों की प्राप्ति। सबसे पहले भाई आकार में परिवर्तन होगा, छोटकन लइका से, शिशु से बड़े बानबे तो आकार में बदलाव हो ही, अनुपात बदल ही, अर्थात थोड़ा मोटाई है उसमें भी हमको परिवर्तन देखने को मिलेगा। पुरानी जो रूपरेखा रही होगी या पहले जैसे दिखते होगे, जैसे छोटकन लइकम जैसे दिखत रहे, अब बड़का ढमढेरा हो जाए तो थोकन अपन के रूपरेखा में बदलाव हो जाते है ना, उसमें भी परिवर्तन हमको देखने को मिले। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी, तो नए नए गुण आएगा ना भाई हम कुछ करना सीखेंगे, साइकिल चलाना सीख गए, दौड़ना सीख गए, तो काफ़ी सारे क्वालिटीज़ हम में जो नए नए गुण हैं वो हमको विकास के दौरान देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे विकास के सिद्धांत की, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कई सिद्धांत हैं और इस सिद्धांत को याद रखेंगे। आपके क्वेश्चन विकास के सिद्धांत को लेकर कई बार आया हुआ है और मैक्सिमम चांसेस यहीं से बनते हैं। सबसे पहले निरंतरता का सिद्धांत, कंटिन्यूटी। अब निरंतरता का सिद्धांत क्या है? विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलते रहता है। भाई ये शब्द बार बार आता है, याद रखना, जब कोई भी विकास आएगा ना तो ये शब्द आएगा निरंतरता के सिद्धांत में, कि विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसलिए विकास को हम यही कहते हैं कि यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वही चीजें हैं जो एक 8 साल का बच्चा सीखता है, 80 साल का बुजुर्ग भी सीख सकता है। विकास की दिशा सिद्धांत, विकास की जो दिशा है 2 तरीके से होगी। जब गर्भ में शिशु का विकास होता है तो एक तो होगा मस्तकाधमुखी विकास, जो है दिशा सिर से पैर की ओर, सबसे पहले सिर बनता है, उसके बाद पैर की तरफ बढ़ता है, धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जाता है, किसमें? माँ के गर्भ में। एक तरीका।
दूसरा विकास होता है समीप दुर्भिमुख, इसमें मध्य बनता है और मध्य से शुरू होकर के बाहर की ओर विकास होता है। तो विकास दो तरीके से होता है और सबसे ज्यादा आपके पूछे जाते हैं विकास की जो दिशा है सिर से पैर की तरफ होता है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगला बात करेंगे समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है भाई समान प्रतिमान? तो प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप ही विकास के प्रतिमान का अनुसरण करता है। जैसे मैंने कहा भाषाई विकास, भाई मैं हाँ जिहाँ रहता हूँ, मोर परिवार मोर कुल मोर पीढ़ी हा जे भाषा ला बोलथे वही भाषा ला मैं ग्रहण करिया और वही भाषा ला मैं सीखिया, वही भाषा ला मैं अनुकरण करिया। तो यही सामाजिक प्रतिमान है। ठीक है, अर्थात हमने जिस जाति में जन्म लिया है, जिस समुदाय में हमने जन्म लिया है, उसी समुदाय की कला, संस्कृति, भाषा और जितनी भी उस समुदाय की क्वालिटी है, हम उस समुदाय की उन विशेषताओं को ग्रहण करते हुए चलते हैं। यही सामाजिक प्रतिमान का सिद्धांत है। नेक्स्ट आता है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। कैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा? तो देखो, सबले पहले नानकन लइका हा शिशु रथे, बाढ़थे, चलथे, छोटे छोटे काम। पहले तो कुछ कुछ सामान ला धरना सीखथे, ओकर बाद में गोंगैया करथे, चलथे, खड़े होना सीखते, गिर गिर के फिर चलथे, फिर दौड़ना सीख जाते। पहले छोट छोट काम, मतलब सामान्य काम ला पहली करिस, ओकर बाद दौड़े लाग गे, साइकिल चलाए सीख गे, मोटर चलाए सीख गे, गाड़ी चलाए सीख गे, बड़े बड़े काम चालू हो गए। मतलब सामान्य से वो विशिष्ट काम करना शुरू कर दिया। इसलिए विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पूर्वानुमान का सिद्धांत, तो विकास पूर्वानुमान के सिद्धांत पर आधारित होता है। कैसे? विकास किस दिशा में होगा ये पहले से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? जैसे देखिए, जेकर घर में दई दादा मन बुटरू बुटरू रहते ना, बुटकर्रा मतलब छोटे छोटे हाइट के भाई, है ना। अब जेकर मम्मी पापा मन छोटे छोटे हाइट के रहते ना, ओकर लोग लइका मन घलोक, और जैसे लोग लइका मन होते ना, तो ओला देख के बता दिए करे पापे सही है, छोटा कन हाइट के हो ही, है ना। तो ये पहले से क्या हो जाता है? पूर्व अनुमान हो जाता है। ठीक है भाई। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नता मतलब क्या है? प्रत्येक बच्चा किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न है। मतलब एक कक्षा में मान ले 10 जन लड़का है, 10 लड़का में कभू बराबरी नहीं रहे, कुछ न कुछ ओमा वो 10 लड़का में अलग होबेच करही। ई लगथे व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। प्रत्येक बच्चा जिसमें कुछ न कुछ अलग अलग गुण होगा ही। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। तो विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, याद रखना। ये भी एज इट इज क्वेश्चन बना हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, तो विकास कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता है। वो विकास जो है तेज गति से भी हो सकता है, धीरे भी हो सकता है। देखेंगे अक्सर छोटे घर के छोटे भाई हर ज्यादा हाइट के हो जाते और बड़े के हाइट कम हो जाते, वही है ओला दाब देते काबर। यही तो है मेरे दोस्तों विकास का वर्तुलाकार बनाम रेखीय प्रगति का सिद्धांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत। अब एकीकरण का सिद्धांत क्या होगा? तो जब बच्चे हैं, छोटे से जो शिशु हा जब बढ़त रहते ना, कोई छोटे से सामान ला पकड़ते, तो फिर और कुछ ला पकड़ते, मतलब ओकर हाथ अब कहना चाहिए एकीकृत हुआ थे। कुछ कुछ चीज ला पकड़ पकड़ के ओकर हाथ अब कहना चाहिए वो परिस्थिति ला ढाला थे, अपन आप ला मतलब बना थे, है ना। तो पहले छोटी चीजों को पकड़ता है, छोटे छोटे सामान को पकड़ता है, बड़ा हुआ बड़ी चीजों को पकड़ना शुरू किया, हाथ और पैरों का उपयोग करना शुरू किया। तो इस तरह से वो जो है एकीकृत करता जाता है। यही एकीकरण का सिद्धांत है। ठीक है मेरे दोस्तों, विकास के जितने भी सिद्धांत हैं मैंने बता दिया। अब हम बात करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक की। कौन कौन से कारक विकास को प्रभावित करता है? देखो, सबसे पहले
वंशानुक्रम। वंश विकास को कैसे प्रभावित करता है? मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, जैसे एक छोटे से बालक, उनकी हाइट उनके माता पिता के हाइट पर निर्भर करेगी। मतलब यदि मम्मी पापा के हाइट ज़्यादा लंबा है तो लोग लड़का के हाइट घलाक लंबा हो ही, यही वंश क्रम है, यही वंशानुक्रम है। यदि मम्मी पापा के रंग गोरिया है तो लोग लड़का मन भी हो ही, सांवला है तो ओहू मन सांवला हो ही। ये वंश के ऊपर निर्भर करते। आँखी कैसे है, नाक के डिजाइन कैसे है, वो सब चीज निर्भर करते दाई दादा के ऊपर। यही वंशानुक्रम कहलाता है। ठीक है। और कभी कभी हमारी हाइट वातावरण पर भी निर्भर करता है। भाई सही वातावरण मिलिस, सही खेले कूदे बर मिलिस तो ओकर हाइट भी बढ़ी, है ना, ओकर विकास हो ही अच्छे से। और अगर उसको सही खान पान मिला, भाई सही पोषक तत्व, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, जो चीज के जरूरत है लड़का ला वो चीज मिलही और पोषक आहार मिलही, तो भाई लड़का के विकास तो ऑटोमेटिक होबे करी जी। तो आहार भी बहुत मायने रखता है विकास को प्रभावित करने के लिए। इसके अलावा रोग, जे उम्र में लड़का ला बढ़ना चाहिए ते उम्र में कुछ बीमारी हो जाती, कुछ रोग हो जाते तो कर विकास रुक जाते। ये चीज ला अपन दैनिक जीवन से जोड़ के देखो मेरे दोस्तों। आप विकास पढ़ रहे हो ना, आप विकास को अपने जीवन से, अपने घर से, अपने परिवार में जो घटना घटी होगी ना उससे जोड़ के देखो, तो विकास को प्रभावित करने वाले कारक ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे। रोग, मैंने कहा रोग प्रभावित करते हैं। जे उम्र में लड़का ला बढ़ना चाहिए वो उम्र में अगर ओला कुछ बीमारी हो जाते, विकास रुक जाए। अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। अब अंतःस्त्रावी ग्रंथियां भी विकास को प्रभावित करता है। इसके अलावा वृद्धि भी विकास को प्रभावित करेगा और यौन कारण भी विकास को प्रभावित करता है। कैसे? अपन देखे हुए ना, कभी कभी लड़की मन जल्दी जल्दी बढ़ जाते, लड़का मन के हाइट धीरे धीरे होते, है ना। तो ये कभी कभी होता भी है। तो कई सारे रीजंस हो सकते हैं जो विकास को रोक के रख सकता है, प्रभावित कर सकता है। ठीक है। अब हम बात करेंगे कौशल की। अब जब बात आती ही है विकास की, तो जब लड़का हा शिशु ले बालक बनते, बालक ले युवक बनते, युवक ले प्रौढ़ बनते, तो शिशु ले बालक बने में वो बहुत कुछ सीखते। और वही चीज, वही कौशल दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले उस कौशल का नाम है क्रियात्मक कौशल। क्या होता है मेरे दोस्तों? तो स्कूल पूर्व अवस्था में बच्चों की हड्डियां मजबूत और मुलायम लचीला होता है, और जिससे वे अपने हाथों और पैरों के उपयोग से समन्वय और नियंत्रण करना सीखता है। भाई एक नानकन शिशु है, छुबे तब पुलुल पुलुल करत रहते, काबर ओकर हड्डी मन कमजोर रहते, हाथ तर पाँव मन कमजोर रहते, हथेली मन कमजोर रहते, एकदम मुलायम, चिथबे तो चिथा जही। लेकिन वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने हाथ और पैरों का उपयोग करता है, समन्वय करता है, कंट्रोल करना सीखता है, और धीरे धीरे वो चीज़ों को पकड़ना सीखता है, अपने हाथों, पैरों, उंगलियों का उपयोग करना सीखता है। और ये जो कौशल है दो प्रकार का होता है, एक तो स्थूल क्रियात्मक कौशल और एक होता है सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। स्थूल नाम से स्पष्ट है, स्थूल मतलब कोई भी बड़े चीज, और सूक्ष्म मतलब एकदम बारीक काम। तो स्थूल क्रियात्मक कौशल, इसमें बच्चा क्या करेगा, शारीरिक गतिविधि पर नियंत्रण करेगा। अभी शारीरिक काम मतलब वो बड़े चीजें हो जाती है ना, जैसे चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर लगाना, ये सब बड़े काम हैं जो कि स्थूल क्रियात्मक कौशल में आता है। और याद रखना भाई, ये क्रियात्मक कौशल में जो दो प्रकार में बताऊंगा ना, आपके सीजीटेट और शिक्षक भर्ती में आ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं भाई सीजीटेट में, तो इस वाले को आप बिल्कुल याद रखेंगे, स्थूल और सूक्ष्म को लेकर। स्थूल क्रियात्मक कौशल मतलब चलना, दौड़ना, कूदना, पैरों से प्रहार करना, ठोकर मारना, ये सभी स्थूल क्रियात्मक कौशल में आता है। और सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल में छोटी छोटी मांसपेशियां, अब छोटी छोटी मांसपेशियां मतलब उंगली इत्यादि हो सकते हैं। छोटे छोटे काम जब हम उंगली का जो उपयोग करके जो काम करते हैं ना, वो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। इसमें हमेशा
हाथ की उंगली का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, जैसे लिखना, उंगली का उपयोग कर रहे हैं, बटन लगाना, बालों में कंघी करना, ये सब क्या है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल है। ठीक है, तो क्रियात्मक कौशल के दो प्रकार, सूक्ष्म और स्थूल, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके बना हुआ है। अब हम बात करें विकास की अवस्थाओं की, कि विकास की कितनी अवस्था होती है, स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास की अवस्था को बताऊं इसके पहले मैं आपको बता दूं, अलग अलग पब्लिकेशन की बुक्स में विकास की अवस्था भी अलग अलग होता है, कभी उसको 5 बोलेगा तो कभी उसको 6 बोलेगा, लेकिन 1 साल का डिफरेंस बस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए विकास की 4 स्टेजेस के हम बात करेंगे इस वीडियो में, जिसको सर्वप्रथम गर्भावस्था, जिसको प्रसव पूर्व अवस्था कहेंगे, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा बाल्य अवस्था और चौथा है किशोरावस्था। इन 4 अवस्था के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा गर्भावस्था। गर्भावस्था मतलब एक शिशु जब माँ के गर्भ में रहते तो वही अवस्था कहलाते गर्भावस्था। और आप मन सब्बो झन जानत होई हा, कोई भी लड़का हा कतेक दिन तक माँ के गर्भ में रहते, तो 9 महीना तक रहते। कतका दिन तक रहते मोर दोस्त, 9 महीना तक माता के गर्भ में कोई भी शिशु हा रहते। मतलब यदि हमन न दिन में काउंट करबो तो ये होते 280 दिन, याद रखिया 280 दिन कोई भी शिशु माँ के गर्भ में रहता है, तो 9 माह या 280 दिन क्वेश्चन उठा के पूछ सकता है। और गर्भ धारण होने से लेकर जैसे ही बच्चा जन्म लिया उस दौरान तक की अवस्था 9 माह का समय होता है, यही समय गर्भावस्था कहलाता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेज आता है शैशवावस्था। शैशव, अब बच्चा ने जन्म ले लिया और जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था मतलब शिशु अवस्था। अब जब बच्चा शिशु रही, नानकन लइका रही, खटिया माँ सूते है चुपे चुप, तो का वह खुद कामलापन करे सकी, नहीं करे सके। मतलब खवाबे ता पियाबे ता कुछ भी रहे, यहाँ तक के ओला भूख लागी, पेट पिराही, बुखार रही, वो कोई चीज ला नहीं बता सके। क्यों? वो पूर्णतः माता पिता पर निर्भर रहेगा। याद रखना, जो शैशवावस्था की जो बच्चा है वो माता पिता पर निर्भर रहेगा, न तो वो खुद से बटन लगा सके, न खुद से पेन कुर्ता पहन सके, न खुद से खा सके, न खुद से छीछी कर सके। समझ रहे हो बात को? तो यही अवस्था पूर्णतः माता पिता पर निर्भरता की अवस्था है। इसका जो व्यवहार है मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा। शैशवावस्था के जो बालक है उनका व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होगा, और इस अवस्था में बच्चे में जिज्ञासा अधिक होती है। याद रखना, जिज्ञासा की अवस्था शैशवावस्था है। लइका हर चीज ला देखी, बिजली ला देखी, पानी ला देखी, आगी ला देखी, छुए के घलाक कोशिश करी, काबर वह जिज्ञासा में है मोर दोस्त, बहुत जिज्ञासु है कि कैसे में होत है चीज है भाई। ओहा माँ के गर्भ ले निकले है तो तरह तरह के चीज देखा थे, अब ओकर मन में जाने की इच्छा होत होही कि नहीं होत होही, तो ये जिज्ञासा इसमें अधिक होती है। आत्म प्रेम की भावना होती है इस अवस्था में। देखिया एक नानकन जो लड़का है ना 1-2 साल के, वो मान ले कुछ भी खिलौना धरे है, ओकर खिलौना तैसे छू तो दे रो दी, काबर स्वयं के जतका भी आत्म प्रेम की जो भावना है ना शैशवावस्था में रहती है। आत्म प्रेम मतलब जतका भी ओकर चीज है ओमा भारी प्रेम रखे होला, वह छुअन तक नहीं देवे। आत्म प्रेम की इसलिए भावना। खिलौने की आयु है क्योंकि बच्चा इस उम्र में केवल और केवल खिलौने पर निर्भर है, उनके कोई दोस्त नहीं। भाई ये खटिया में धरे लड़का है तो ओकर कौन दोस्त रही भाई, खटिया में हवा भी तो रेंगे वो नहीं सीखे है ना, तो उनके कोई दोस्त नहीं होते। इसलिए इस उम्र में बच्चा सिर्फ खिलौने से खेलता है, इसलिए इस आयु को खिलौने की आयु कहा जाता है। बच्चा केवल
लेटे लेटे अनुकरण कर रहा होता है। मम्मी पापा कैसे गोठिया थे, दादा दादी कैसे गोठिया थे, बड़े पापा मम्मी मन कैसे गोठिया थे, चाचा चाची मन कैसे गोठिया थे, काय काय बुता करा थे, टुकुर 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 बस देखत रहे थे और अनुकरण करत रहे थे, है ना। ये अतार्किक चिंतन। अब भाई अतार्किक, अब का ही 1 साल के लइका हा 2 साल के लइका हा तार्किक चिंतन कर सकत है का? वो सोच सकत है कि मैं आगे ल छुई हा त मैं जर जहाँ छू, सोचे सकी का? नहीं सोचे सके। काबर कि वो 1-1.5 साल के लइका है ना भाई, नानकन लइका है जहाँ रेंगे च नहीं सकते, काय वो सोचे सकी। तो इसमें तार्किक चिंतन का अभाव रहता है, इसलिए इस अवस्था को अतार्किक चिंतन की अवस्था कहा जाता है। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेज, बाल्यावस्था, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। बाल्यावस्था को 2 भाग में हम बांटेंगे, आगे बताएंगे। सबसे पहले बाल्यावस्था की जो उम्र है वो होती है 2 वर्ष से 12 वर्ष। शिशु में मैंने कहा 0 से 2 ना, अब शिशु के बाद में आते बाल्यावस्था, और वही 2 से फिर आगे बढ़बो तो 2 से 12 वर्ष तक के जो अवस्था है बाल्यावस्था कहलाता है। अब लइका हा उम्र हा 12 साल तक हो गए ना 2 साल ले शुरू होते, धीरे धीरे ओकर उम्र बढ़ाते, स्कूल जाना चालू कर दे, मतलब अब तर्क करना शुरू कर दिया, तो यही है तार्किक चिंतन की अवस्था, बाल्यावस्था। याद रखना है, लइका दिमाग में उम्र ला रखा ना, जे उम्र के मैं अभी परिभाषा देता बतात हो ना, वो उम्र ला आप मन दिमाग पे रखा। अब 2 से 12 वर्ष मतलब वह तार्किक चिंतन कर सकत है। वो आरंभिक स्कूल की अवस्था है, क्योंकि 6 वर्ष में स्कूल जाता है, आरंभिक स्कूल की अवस्था बाल्यावस्था। ठीक है, गंदी अवस्था है। अब ये उम्र में लइका हा घर ले बाहर जा जा के खेलते, गंदगी में खेलते, चिखला में कूदे कूदे करही, ओती खेलही, असधा काम बुतल करत रही, तो ये गंदी अवस्था करा था। स्फूर्ति भारी चंचल रहते, वैद्य गिरही वैद्य उठी वैद्य दौड़ दी, वैद्य गिरही वैद्य उठी वैद्य दौड़ दी, और गिरही तब होले 2 मिनट रोही फिर चुप पड़ जाते। स्फूर्ति की अवस्था। खेल की अवस्था, अतिच खेल ही, खाए पिए के बेरा है चिंता तक नहीं रहे ये अवस्था में, है ना। संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, स्टोर करेगा वो कुछ भी चीजों को, चाहे ज्ञान हो चाहे सामान हो। ठीक है, टोली में ज्यादातर ये घूमेगा भाई ये उम्र में लड़का खेले कूदे सीख गए, अब अपन अपन संगी ल खोजी और अपन संगी के संग में घूमे की कोशिश करी। और जीवन का सबसे अनोखा काल इसी बाल्यकाल को कहा जाता है। ठीक है, जैसे हमने कथन ना, अगर प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी में सबसे बेस्ट स्कूल कौन है कबू, तब मिडिल स्कूल हरे, वही बाल्यावस्था है समझ। काबर मिडिल स्कूल में जो लड़का है ना, या मिडिल स्कूल के गुरुजी है, सबसे बढ़िया काल है, बहुत अच्छा। तो जीवन के अनोखा काल बाल्यकाल। ठीक है, अब इस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया, क्या क्या? एक तो प्रारंभिक या पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा है उत्तर या परवर्ती, अर्थात पूर्ववर्ती और परवर्ती। 2 अवस्थाओं में बाल्यकाल को बांटा गया है। जैसे मैंने कहा बाल्यकाल की उम्र 2 वर्ष से 12 वर्ष, तो उनमें से 2 से जो 6 वर्ष की उम्र है वो प्रारंभिक बाल्यावस्था या पूर्व बाल्यावस्था कहलाएगा। अब 2 से 6 वर्ष में मतलब पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा चलना सीखेंगे, दौड़ना सीखेंगे, बोलना सीखते हैं, और स्वयं मलमूत्र का त्याग करना, लेटरिन करना सीखते हैं, है ना भाई, इस अवस्था में। इसके अलावा सही गलत की भी, ज़्यादातर तो नहीं कहूँगा, बड़े बड़े सही गलत के पहचान नहीं कर सके, लेकिन कुछ कुछ चीज़ में सही गलत के भी पहचान कर सकते पूर्व बाल्यावस्था में। उत्तर बाल्यावस्था में उनकी उम्र जो है 6 से 12। अब 6 वर्ष के लड़का स्कूल जाना शुरू कर देते, तो सबले पहले तो पॉइंट यही बन गए, आरंभिक स्कूल की अवस्था है। ये खेल में ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे, खेलों से इनका शारीरिक विकास होगा, अपने हम उम्र साथियों के साथ मिलेंगे जुलेंगे खेलेंगे, और इसी उम्र में, इसी उत्तर बाल्यावस्था में स्त्रियोचित्त और पुरुषोचित्त के गुण आ जाता है। मतलब
6 साल के जो लड़का है ना, जब टूरा लगता है फराक पहनाबे ना तो नहीं पहने टूरी मन के पहने के मैं का बार पहने टूरा मन ला, जैसे लड़की ला लड़का के पहनाबे लड़का के पहने के मैं का बार एला पहने का बार ओकर में स्त्रियोचित और पुरुषोचित के जो भूमिका है अब वह जान डारे है। जब वो खिलौना भी खेलही ना तो जो लड़की है वह गुड्डी गुड़िया ला खेलते और लड़का है तो गाड़ी मोटर ला खेलते। ये उम्र ही ऐसने उम्र है। ठीक है भाई, ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। इस उम्र में नैतिक मूल्य और विवेक का भी ज्ञान होने लगता है ना। कुछ कुछ नैतिकता के बारे में भी वो जानेगा। सामाजिक समूह, अब चूंकि ये बच्चा जो क्या कर रहा है टोली में खेल रहा है सामाजिक, इसलिए यहाँ पर गुण विकसित होगा, सामाजिक समूह का विकास होगा। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र का विकास इस अवस्था में हो जाता है। कौन सी अवस्था में भाई? उत्तर बाल्यावस्था। ये प्रश्न कई बार आया है, याद रखेंगे। द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र का विकास उत्तर बाल्यावस्था में होता है। क्यों? इस उम्र में लड़का वजन ल जानदार ही, संख्या अर्थात पढ़ाते तो भाई गिनना तो जानबे कर ही, क्षेत्र के बारे में भी जानदार ही, तो ये विकास जो है उत्तर बाल्यावस्था में हो जाता है। चौथा आता है किशोरावस्था। क्या होता है? तो किशोर आंधी तूफान की अवस्था, याद रखना। किशोर अवस्था मतलब तात खून, गरम खून, लड़ाई झगड़ा बा आतुर, है ना, एकदम हिंसक हो जाते कभू कभू, काबा नौजवान कथन होला, है ना। किशोर अवस्था जो कि 13 से 18 वर्ष के अवस्था ला कहथे, और ई ला हमन कथन टीन एज। किशोरावस्था ला टीन और TEEN टीन एज काबर कथन, टीन एज में हवाएगा वैसे कथन ना। टीन देखो 13 से 18 कैसे टीन एज बनी। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो 18-19 साल तक की जो अवस्था है टीन एज आ जाएगा। ठीक है, और जब ये उम्र ही ऐसी है तो इस उम्र को जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है, और इसी उम्र में आप बच्चे को ना जो बनाओगे वो बन जाता है। मतलब यदि युवावस्था में प्रवेश करे लड़का यदि गलत संगति में पड़ गए, गलत आदत के हो जाही, चाहे वो नशा के गिरफ्त में आ जाही, चाहे और कुछ आदत हो जाही, चाहे व्यसन हो जाही, है ना। तो ये उम्र ही उसने उम्र है किशोरावस्था जब हमला वो लड़का मल्ला संभालना रही थे। ये नया जन्म का काल है। तो सबसे पहले देखो जीवन का सबसे कठिन काल कहा किलपैट्रिक ने। याद रखना किसने क्या कहा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जीवन का कठिन काल किलपैट्रिक। नया जन्म का काल कहा स्टेनले हॉल ने। दबाव, तूफान, संघर्ष, तनाव की अवस्था स्टेनले हॉल ने कहा। किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है वेलेंटाइन। मैंने वही कहा, बच्चा जो है एक किशोर जो है गलत संगति में पड़ सकता है, क्यों? ये अवस्था ही ऐसा है। ठीक है, किशोरावस्था शैशवावस्था का पुनरावर्तन है, जॉन्स ने कहा। अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है, वेलेंटाइन ने कहा। किशोरावस्था महाआदर्श और वास्तविकताओं के अनुकूलन का समय है, जिन प्याजे ने कहा। इसमें विसंगलिंगी आकर्षण होता है। भाई युवावस्था के जो उम्र है ना, वह लड़का है लड़की ला देख के अट्रैक्ट हो जाते, लड़की है लड़का ला देख के अट्रैक्ट हो जाते। काबर? उम्र के ही ये समय हमन कहथन ना बदमाश होते, बिगड़ा थे, ये उम्र ही वाला उसने करवाते, है ना। वीर पूजा की कॉन्फिडेंस, वीरता के भावना ये उम्र में लड़ाई झगड़ा करे बा आतुर, आगू ले आगू कालर धर दही, तो ये उम्र ही ऐसा है। अमूर्त चिंतन करने लगता है। अमूर्त मतलब जो चीज सामने नहीं है, अर्थात दिल्ली देखा नहीं फिर भी वो दिल्ली के बारे में बता सकता है कि दिल्ली में ये होगी वो होगी। क्यों? उसमें अमूर्त चिंतन के गुण विकसित हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये है किशोरावस्था। आगे अब बात करेंगे
वंशानुक्रम और वातावरण की जब बात आ रही है तो थोड़ा सा मैं इसको भी आपको बता देता हूं। देखो, जब बात आती है वंशानुक्रम और वातावरण की तो प्रकृति मतलब वंशानुक्रम की बात है। तो प्रकृति बच्चों में वंशानुक्रम कारण, और वंशानुक्रम कारण मतलब जिन के वजह से लइका में प्रभाव देखे मिलते, जिसका प्रभाव बच्चों पर पड़ता है माता पिता का, ये जेनेटिक होता है। अनुवांशिकता ही एक ऐसा शब्द है, अर्थात माता पिता या पूर्वजों द्वारा गुणों का स्थानांतरण उनके बच्चों या आने वाली पीढ़ी में होता है, वही अनुवांशिकता कहलाता है। अर्थात माता पिता या उनके पूर्वजों के जो गुण है बच्चों में देखने को मिलता है या अगली पीढ़ी को जब देखने को मिले तो वही अनुवांशिकता कहलाता है। और अनुवांशिकता एक स्थिर सामाजिक संरचना है, याद रखेंगे। तो आखिर ये जीन क्या है? तो माता पिता या पूर्वजों के गुणों का स्थानांतरण जिनके कारण होता है वह जीन कहलाता है। ठीक है, इसी में एक शब्द आया प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो वो क्या है भाई? देखो, प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे सामान्य बुद्धि के हो सकते हैं और सामान्य बुद्धि के बच्चे भी प्रतिभा। देखना, जेकर दई दादा मन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं रहे ना, ओकर लोग लेकर घराक भारी होशियार हो जाते, और जेकर दई दादा मन भारी होशियार रहते ओकर लोग लेकर मन सफ्फा भोक्को हो जाते। यही प्रत्यागमन का सिद्धांत है। ठीक, पोषण क्या होता है? अब पोषण से तात्पर्य पर्यावरण ही कारक से है। मतलब पर्यावरण में जब बच्चा खेलता कूदता है, परिवेश में उनके अनुभव से जब उनमें वृद्धि होती है, विकास होता है, तो वो पोषण के कारण होता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, रास महोदय ने बाल विकास की 4 अवस्था बताई है और हरलाक ने बाल विकास की 11 अवस्था बताई है। मैं इसके बारे में जिक्र नहीं करूँगा, पॉइंट को बस याद रखेंगे। ठीक है, वृद्धि विकास को मैंने देख लिया। चलिए, आज की सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, समाजीकरण भी देखेंगे, बुद्धि, इसमें आपके क्या बोलते हैं, बुद्धि के बारे में भी बात करेंगे, और बुद्धि के जितने प्रकार हैं, उनकी परिभाषाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, तमाम बिंदुओं पर बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सभी शिक्षक साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं, सीजीटेट की तैयारी करने वाले फ्रेशर कैंडिडेट, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले कैंडिडेट, सबको हम यही कहेंगे कि आप सभी कंटिन्यू जुड़े रहेंगे, ताकि आपको कंप्लीट वीडियो बाल विकास और आने वाले जितने भी हमारी सब्जेक्ट्स रहेंगी, तमाम वीडियो आपको हम प्रोवाइड करवाते रहेंगे। तो साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।